हेलो एनडीए एस्पिरेंट्स। आज हम एनडीए की केमिस्ट्री की क्वेश्चन की सीरीज को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट। तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट का क्या मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो कि अगर नॉर्मल अपने एक ही एटम की स्टेट में है तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है कि हमारे जो ग्रुप 18 वाले जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं अगर बात कर रही हूँ हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन जो होता है उसका सिंबल होता है H। लेकिन क्या ये जो हाइड्रोजन है वो क्या इस एलिमेंटल स्टेट में बिल्कुल स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। ये स्टेबल कब होगा? जब ये H2 की स्टेट में प्रेजेंट होगा। सेम अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन में हम N2 बोलते हैं, तभी ये स्टेबल होगा। ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो O2 बोलते हैं, यानी कि ये क्या है? डाई एटॉमिक एलिमेंट है। तो ग्रुप 18 वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे मेरे मोनो एटॉमिक एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ढूंढना है? यहाँ पे हमने ढूंढना है ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, यानी कि नोबल गैसेस या फिर जिसको हम बोल देते हैं इनर्ट गैसेस। तो कॉपर, हीलियम, आयोडीन और बेरियम में से हमें पता है कि ये जो हीलियम है वो एक इनर्ट गैस है, यानी कि ये इसी स्टेट में ही बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि ये एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऑस्मोसिस के बारे में ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अपरेटस लिया। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैंने लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी अपने से ट्रांसफ़र होने के लिए, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी। जैसे कि अगर मैं सेल के बारे में बात करूँ तो सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। अब मेम्ब्रेन होने का मतलब ही क्या होता है? एक सेल के अंदर की अंदर का जितना भी मटेरियल है सेल के अंदर का वो बाहर इन्वायरमेंट के साथ मिक्सअप ना हो जाए, राइट। तो लेकिन ये जो सेल है उसको कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी काम करने के लिए, और बाहर भी सेल जो चीज़ें बना रहा हो वो चाहिए होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा बाहर जाने के लिए, और कुछ चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ भी आ सकती है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें बाहर या अंदर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट ले लिया। मान लो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया ए, और दूसरी तरफ मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, यानी कि मैंने ले लिया ए प्लस बी, यानी कि एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए मान लो मेरे पास है नॉर्मल पानी, और ए प्लस बी क्या है? मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पानी ही है, पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमेशा जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो जो सॉल्यूट होगा वो तो इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, लेकिन पानी इस मेम्ब्रेन को पास कर सकता है। तो होगा क्या कि पानी जो होगा वो यहाँ से इधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? पानी की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन थी ज़्यादा और पानी की कंसंट्रेशन थी कम। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी, तो पानी की मूवमेंट इधर से इधर हो रही है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, इसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑस्मोसिस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। सबसे पहले तो यहाँ पे एक तो वर्ड भी देखो नॉट लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने समझना है कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंबाइन कर देंगे, राइट। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला पानी प्लस शुगर,
तो दो से ज़्यादा चीज़ें हैं कंबाइन हो रही है। वैसे तो मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पे हम अभी सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पानी मेरा एक क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, शुगर भी मेरा एक प्योर सब्सटेंस हो गया, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया मिक्सचर। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मिक्सचर नहीं है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टिन के बारे में, पहली बात तो टिन का सिंबल क्या होता है, SN, ये सिंबल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो टिन है SN, तो टिन क्या है हमारे पास, ये तो एक एलिमेंट होता है। क्या यहाँ पे किसी और चीज़ के साथ मिक्स हो रखा है? नहीं हो रखा, यानी कि क्या ये मिक्सचर होगा? नहीं होगा। ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अगर मैं सी वाटर के बारे में बात करूं, तो पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स घुले हुए हैं, तो यानी कि ये क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ। अगर मैं सॉइल के बारे में बात करूं तो सॉइल भी मिक्सचर होती है। अगर मैं एयर के बारे में बात करूं तो एयर तो वैसे भी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, यानी कि ये भी क्या है, मिक्सचर है। तो सारी चीज़ें मिक्सचर थी, सिर्फ यहाँ पे जो टिन लिखा हुआ है वो मिक्सचर नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 होता है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हमारे पास ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इन सब में से कौन सी चीज़ नहीं है? एक लिखा है लाइम वाटर, एक लिखा है लाइमस्टोन, एक लिखा है मार्बल और एक लिखा है स्टोन चौक, हाँ मार्बल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइमस्टोन, चौक और मार्बल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने हो, जिसको हम चूना बोलते हैं ना बेसिकली हिंदी में, वही है ये कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं यहाँ पे लाइम वाटर के बारे में बात करूँ, तो लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस। ये CaOH ट्वाइस क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, और एक और चीज़ याद रखना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, या फिर हम इसको बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। तो यहाँ पे हमारा जो ठीक ऑप्शन होगा वो होगा लाइम वाटर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू। वाटर के बारे में कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है? फर्स्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, सी ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर पानी का क्या होता है फॉर्मूला, H2O होता है, तो यानी कि मैंने यहाँ बनाया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आ गया अपने पास हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए शेयरिंग करके, और इसके पास पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ऑक्टेट रूल हो गया, यानी कि स्टेबल हो गया है। तो मान लो ये है मेरे पास HO, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, H और O। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, और सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें जो बॉन्डिंग नज़र आती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मोर स्पेसिफिक अगर हम जाए तो इसको हम बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। हमें जानना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड है, वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो बहुत ज़्यादा है ये तो। नेक्स्ट है, वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, पानी क्या होता है, H2O होता है, राइट। तो अब देखो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो होता है इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। तो बॉन्डिंग तो है इनके बीच में, लेकिन हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा ऑक्सीजन के पास होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत पोलैरिटी देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज शो करता है और जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज शो करता है, यानी कि हमने ये पोलैरिटी दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो वाटर होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई और यही अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। तो ये तो देखो हमें याद करना पड़ेगा। पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसको बनाने के लिए हम लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाइम, तो लाइम याद रखना, हम यहाँ पे दो लाइम के बारे में बात करते हैं। एक तो हम यहाँ पे बात करते हैं CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये भी लिख देती हूँ, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। इसके साथ साथ CaOH ट्वाइस, जो हमने अभी अभी ऊपर भी देखा था, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। इसके अलावा सिलिका, सिलिका क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम बोल देते हैं सिलिका। एक अपने पास है एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, यानी कि Al2O3, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पोर्टलैंड सीमेंट में हमें देखने को मिलती हैं, तो अपना ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमिना। अब यहाँ पे ना ध्यान देना, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे इवेपोरेशन के बारे में बोला हुआ है, वहाँ पे बॉइलिंग के बारे में बोला हुआ है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या फ़र्क होता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने पानी ले लिया, ठीक है। अब ये जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे सरफेस में भी प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ पे बीच में भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बीच वाले पार्टिकल्स को देखूँ तो यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो हर जगह से इक्वल एग्जर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाले जो पार्टिकल्स हैं मेरे वो बिल्कुल स्टेबल हो गए। वहीं पे अगर मैं सरफेस वाले पार्टिकल्स को देखूं तो ऊपर तो पानी है, तो क्या इक्वल फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो मेरे सरफेस में पार्टिकल्स हैं ना ये होंगे लेस स्टेबल। अब देखो सीधी सी बात है, कोई भी अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होना चाहेगा, लेकिन जो मेरे लेस स्टेबल पार्टिकल्स हैं वो किसी और फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपने लिक्विड फॉर्म को छोड़ के चेंज हो जाते हैं गैशियस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं सिर्फ इवेपोरेशन के बारे में बात करूँ, इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज होती है बिना एक्सटर्नल हीट दिए। तो इवेपोरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना, ठीक है। क्या है ये, एक सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वही सिर्फ चेंज हो रही हैं अपने गैशियस फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे कहीं जो रूम में है वहाँ पे पानी गिर गया तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुमने उसको वाइपर से पूरा फैला दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इवेपोरेशन क्या होगा, एक सरफेस फिनोमिना होगा। वहीं पे मैं दोबारा वही कर रही हूँ कि यहाँ पे हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने ले लिया पानी, पानी के पार्टिकल्स यहाँ पे सरफेस में भी प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ पे बीच बीच में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वही सेम कहानी है कि ये वाले पार्टिकल्स जो थे वो लेस स्टेबल थे और जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं मेरे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अभी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बॉइलिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम बॉइलिंग के बारे में बात करते हैं ना तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल हीट दे रहे होते हैं,
तो यहाँ पे जब मैं एक्सटर्नल हीट दूंगी तो ये देखो सीधी सी बात है कि ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है वो लेस स्टेबल है ही है, यानी कि वो तो वेपर स्टेट में चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं तो ये जो मेरे बीच वाले पार्टिकल्स हैं ना, वो भी उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा और वो भी वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि बॉइलिंग में हमने क्या देखने को मिलेगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स ही हमारे वेपर स्टेट में चेंज हो रहे हैं, यानी कि जो बॉइलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, एक बल्क फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। आप पढ़ो इसको, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमिना, गलत है। सेकंड है बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमिना बट इवेपोरेशन इज अ बल्क फिनोमिना, उल्टा बोल दिया। थर्ड है बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर बल्क फिनोमिना, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड। अब देखो मिनरल एसिड कौन से एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। और ये जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इन सब में से या फिर हम नॉर्मली ही बोले फर्स्ट मिनरल एसिड जिसको डिस्कवर किया गया था वो था सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेसिकेंट। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया है डेसिकेंट, तो डेसिकेंट का मतलब क्या होता है। अब तुमने नोटिस किया होगा कि जैसे अगर हम कोई बॉटल खरीदते हैं तो बॉटल के अंदर कुछ पैकेट से रखे हुए होते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है सिलिका जेल। तो ये जो सिलिका जेल है वो क्या करता है, वो ये जो बॉटल के अंदर का इन्वायरमेंट है उसको ड्राई रखने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, जो भी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वो होगा हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या मतलब क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और आसपास के एरिया को बिल्कुल ड्राई रखने का काम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेसिकेंट। तो इन सब में से डेसिकेंट कौन सा है, सिलिका जेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड DDT इज करेक्ट। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर और DDT में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बना रखे हैं इसके स्ट्रक्चर्स। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, तो CaOCl2 और DT का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ कंटेन क्लोरीन एंड बोथ कंटेन कैल्शियम। क्या तुम्हें यहाँ पे दोनों में कैल्शियम देखने को मिल रहा है, नहीं, कैल्शियम सिर्फ हमें ब्लीचिंग पाउडर में देखने को मिल रहा है, तो ये तो होंगी गलत स्टेटमेंट। बोथ कंटेन क्लोरीन, तो मुझे यहाँ पे भी क्लोरीन देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पे भी क्लोरीन देखने को मिल रहा है, राइट। तो यानी कि सही ऑप्शन बन जाएगा बोथ कंटेन क्लोरीन। नेक्स्ट है अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर्स व्हेन अ टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लॉथ इज स्क्रब्ड बाय सोप एंड देन वॉश्ड विद वाटर। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम टर्मरिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि हल्दी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो टर्मरिक होता है वो एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्या होगा, एक एसिड बेस इंडिकेटर होगा, यानी कि ये कलर चेंज करके बता देगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा, देखो टर्मरिक का कलर क्या होता है, टर्मरिक का कलर होता है येलो। तो अगर मान लो एसिड है तो एसिड में इस टर्मरिक का कलर येलो ही रहेगा, लेकिन अगर मान लो आ गया बेस, तो जब भी कोई बेसिक सब्सटेंस आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडिश ब्राउन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर्स व्हेन अ टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लॉथ इज स्क्रब्ड बाय सोप एंड देन वॉश्ड विद वाटर। तो देखो सबसे पहले तो हल्दी अगर वाइट कपड़ों के ऊपर गिरी है तो येलो कलर की ही होगी।
अब उसके बाद जब मैंने उसको सोप से स्क्रब किया है, तो सोप के अंदर सोप कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो अगर सोप बेसिक होगा नेचर में, यानी कि उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद जब मैंने उसको दोबारा से पानी से धो दिया, तो वो जो हम वॉशिंग पाउडर यूज़ करे थे या जो सोप यूज़ करे थे जो बेसिक नेचर का था, वो हट जाएगा, यानी कि अब दोबारा से उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो कलर चेंज का सीक्वेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है, येलो, रेडिश ब्राउन, येलो। तो यहाँ पे देखो, येलो पिंक, पिंक ब्लू तो कुछ भी नहीं होता है, येलो रेडिश ब्राउन, येलो होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। तो यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O। अगर मैं बात करूँ सोडियम कार्बोनेट के बारे में, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3.10H2O, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोल देते हैं। ठीक है, जिप्सम, ये जो जिप्सम होता है इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है ये। ठीक है, इन सबके फॉर्मूलाज याद रखने हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे कितने कितने हैं, 5 है, 10 है, 2 है, तो 5, 10, 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 shows the property of gradually decomposing which makes it usable in bakery products. The product of decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में। तुमने देखा होगा ब्रेड फुलानी हो या फिर मान लो केक वगैरह बनाना हो, तो वहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, वो बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो मेरे पास अगर कोई ब्रेड है, केक है, तो वो फूल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि यूजेबल बनाती है इसको बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन incandescent इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। अब तुमने देखा होगा बल्ब को, ये होता है अपना बल्ब। ठीक है, यहाँ पे हमें एक वायर सी नज़र आती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, तो याद रखना ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का सिंबल होता है W, ये भी याद रखना। ठीक है, टंगस्टन का सिंबल क्या होगा, W होगा। क्यों टंगस्टन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एज अ फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर बन जाता है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आइसोटोप बोला हुआ है, पहले तो तुम्हें आइसोटोप के बारे में पता होना चाहिए। आइसोटोप का मतलब होता है, देखो हमें पता है कि दो चीज़ें होती है, एक तो होता है एटॉमिक नंबर और एक अपने पास होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, या फिर हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनचार्ज्ड स्पीशीज। और अगर मैं एटॉमिक मास के बारे में बात करूं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एटॉमिक मास भी उसी के इक्वल होगा, यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आइसोटोप। आइसोटोप हमारे पास वो होता है जिसमें एटॉमिक मास होगा डिफरेंट, लेकिन अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर के बारे में तो वो होगा बिल्कुल सेम। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट का आइसोटोप है जिसको हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना कोबाल्ट। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, कोबाल्ट 60, इसको हम
CO60 भी करके लिख देते हैं, क्योंकि कोबाल्ट का सिंबल होता है 60। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।